गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो हॉब्स के ऊपर ही होगा। पिछले दो वीडियो में हमने हॉब्स के ऊपर बात की है, जिसमें हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद से संदर्भित बात की है, मानव प्रकृति से संबंधित बात की है, प्राकृतिक अवस्था से संबंधित बात की है। जो आज का वीडियो होगा वो हॉब्स का सामाजिक समझौता होगा कि सामाजिक समझौता कैसे होता है और व्यक्ति सामाजिक समझौता क्यों करते हैं, इसके क्या कारण हैं, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हॉब्स के जो प्रमुख विचार हैं कि वो सामाजिक समझौते के माध्यम से कहता है कि राज्य की स्थापना होती है, यानी कि राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है जो व्यक्तियों की आवश्यकता है इसलिए इसका निर्माण हुआ है और व्यक्तियों ने स्वयं ने इसका निर्माण किया है, इसलिए इसको एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। जो कई विचारक ऐतिहासिक आधार बताते हैं राज्य की स्थापना के या निर्माण के, लेकिन जो हॉब्स है ये कहता है कि राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है जिसको समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया है। अब जो हॉब्स के जो सामाजिक समझौते संबंधी जो विचार है वो किस पे आधारित हैं? हॉब्स के सामाजिक समझौतों से संबंधित जो विचार है वो उनके वैज्ञानिक भौतिकवाद पर, मानव प्रकृति पर, प्राकृतिक अवस्था पर आधारित है। जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या था, वैज्ञानिक भौतिकवाद के बाद हमने मानव प्रकृति के बारे में बात की थी, मानव प्रकृति के बाद हमने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात की थी। जो हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधी जो विचार हैं इन्हीं सभी विचारों पर आधारित हैं, क्योंकि हम बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था की तो उसके प्राकृतिक अवस्था में जो 19 प्रकार के जो कानून थे या जो प्राकृतिक अवस्था में भय का जो वातावरण था, कहीं ना कहीं वो जो भय और जो 19 प्रकार के जो नैतिकता के नियम थे या जो प्राकृतिक कानून थे उन्होंने ही सामाजिक समझौते की रूपरेखा तैयार की है। समझौते का कारण बताते हैं हॉब्स। क्या कारण बताते हैं? हॉब्स कहते हैं कि समझौते का जो मुख्य कारण था वो था भय और प्राकृतिक कानून की प्रेरणा। मुख्य तो जो कारण था वो भय था, क्योंकि व्यक्ति को ये भय था कि वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि हमने जो पिछले वीडियो में देखा था तो उसमें बात हुई थी कि प्राकृतिक अवस्था जो होती है उसके अंदर चारों ओर असंतोष का माहौल रहता है, चारों ओर संघर्ष का माहौल रहता है, हमेशा भयभीत या डरावना माहौल रहता है, हमेशा संघर्षशील समाज होता है उसके अंदर, या प्रतिस्पर्धा पाई जाती है या यश के लिए कार्य किया जाता है। तो इन सब की वजह से जो भय का वातावरण था वो भय का वातावरण ही आपके समझौते का कारण बनता है, क्योंकि भय की वजह से आदमी को, जो व्यक्ति थे, जो राज्य में जो नागरिक थे, उनको ऐसा लगता था कि वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले उनको भय था कि अपने आप को जीवित रखना है और जीवित रखने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें कुछ न कुछ करना होगा। और जब उन्होंने करने के बारे में सोचा तो उनके सामने जो प्राकृतिक कानून थे वो प्रेरणा के रूप में आए, क्योंकि प्राकृतिक जो कानून थे, 19 प्रकार के जो प्राकृतिक कानून थे वो उनकी प्रेरणा बने, क्योंकि उनमें नैतिकता के जो नियम थे उन नियमों के माध्यम से लोगों के मन में या व्यक्तियों के मन में ये बात आई कि हमें इन जो 19 नियम हैं इनके आधार पर चलना चाहिए, तभी हम भय से मुक्त हो सकते हैं। और भय से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें समझौता करना पड़ेगा, और समझौता ऐसा करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी रक्षा हो सके। तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या होता है कि भय का वातावरण था तो उसके अंदर सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद एक मनुष्य खड़ा होता है। खड़े होकर वो कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति को सौंपता हूँ। इस व्यक्ति को, यानी कि जो भी जिसको भी आप राजा बनाने जा रहे हो, जिसके भी साथ आप राज्य सौंपने जा रहे हो, जिसको शासक बनाने जा रहे हो, एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार इसको सौंपता हूँ, इसको यानी कि शासक को सौंपता हूँ। लेकिन शर्त है। शर्त क्या बताता है? शर्त ये है कि जैसे मैं अपने सारे अधिकार इसको सौंप रहा हूँ, इसी प्रकार आप सभी लोग अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति को सौंपते हो तो मैं अपने अधिकार छोड़ने को तैयार हूँ। इससे क्या होता है कि जो शासक होता है वो समझौते का भाग नहीं होता है, क्योंकि वो तो खुद इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, क्योंकि आपने अपने अधिकार उसको दिए हैं और व्यक्तियों से आपने आशा की है कि वो अपने अधिकार दे, और सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार दे दिए। और जब अधिकार सब लोगों ने आपने दे दिए तो उससे जो एक संस्था बनी या जो एक व्यक्ति उभर के आया वो आया शासक। कौन आया? शासक। इसलिए वो समझौते का भाग नहीं है, वो समझौते का क्या है? परिणाम है। जो आपने समझौता किया है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने अपने अधिकार त्यागे नहीं है, उसके तो अधिकार सेफ है, लेकिन आप उसे अपने अधिकार प्रदान
कर रहे हो और जो आपके साथी है, जो उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति है, उनसे आप अधिकार प्रदान करवा रहे हो, तो आप सभी लोग सारे अधिकार अपने उस शासक को देते हो, जबकि वो शासक क्या है, उससे जब आपने अधिकार दे दिए तो अधिकार देने के बाद जो शक्तियाँ उसके अंदर जो अस्तित्व में आई उससे उसका निर्माण हुआ है, इसलिए वो क्या है, समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है, वो क्या है, समझौते का परिणाम है। इससे क्या होता है कि एक कथन भी कहता है, सी इवान एक कथन कहता है कि होब्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। सी इवान क्या कहते हैं कि होब्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। नष्ट कैसे करता है कि जो शासक चुनने का जो तरीका है वो तो आपने लोकतांत्रिक अपनाया है कि आप अपने अधिकार दे रहे हो और बाकी लोग भी अपने अधिकार दे रहे हैं, फिर आप एक शासक का चुनाव कर रहे हो, यानी कि आपने शासक को चुना है, लेकिन चुनने के बाद आपने अपने सारे अधिकार उसको दे दिए, अब आप उससे अधिकार वापस नहीं ले सकते हो, वो स्वतंत्र है उन अधिकारों के प्रयोग करने में कि वो अधिकारों का प्रयोग अपने हिसाब से करेगा। तो इसलिए सी वान कहते हैं कि होब्स ने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना के उसने लोकतंत्र को नष्ट किया, यानी कि निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन कर दिया। क्योंकि जब आप एक शासक बनाते हो तो वो शासक के पास सारे अधिकार होते हैं। अब जो होब्स का जो सामाजिक समझौता है, इसकी विशेषता क्या क्या है कि आप सामाजिक समझौता कभी भी तोड़ नहीं सकते हो। तोड़ते हो आप सामाजिक समझौते को या सामाजिक समझौते से संबंध विच्छेद करते हो तो आप पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट जाते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आपने यदि सामाजिक समझौता किया है तो आप उसे तोड़ नहीं सकते हो। वो क्या है, समझौता स्थायी समझौता है। क्या है समझौता, कैसा है, स्थायी समझौता है, आप उसके भाग हो, अब आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। यदि तोड़ते हो तो आप कहाँ चले जाते हो, वापिस प्राकृतिक अवस्था में, क्योंकि समझौता खत्म होते ही आपकी स्थिति कहाँ वाली हो जाती है, प्राकृतिक अवस्था में चले जाते हो। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में क्या था, राज्य था ही नहीं। समझौते के माध्यम से तो आपने राज्य, सरकार बनाया है, समाज बनाया है। क्योंकि होब्स जब बात करता है तो वो बताता है कि राज्य, सरकार और समाज तीनों को एक ही मानता है। होब्स क्या मानता है, राज्य, सरकार और समाज तीनों को एक ही मानता है, वो इनमें तीनों में अंतर नहीं करता। वो कहता है कि समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना होती है, जिससे समाज का संचालन होता है और व्यक्ति को अपने अधिकार एक व्यक्ति को या शासक को सौंपने होते हैं। अब इसकी सेकंड विशेषता हम देखते हैं। तो होब्स ने क्या किया, जो प्राकृतिक अवस्था में लौटने का जो अधिकार छीन लिया वो ठीक है। सेकंड जो विशेषता इसकी वही है कि समाज, राज्य और सरकार में अंतर नहीं करता, होब्स तीनों को एक ही मानता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। कैसे करता है, होब्स का एक कथन है कि तलवार के अभाव में समझौता मात्र नाम मात्र का या शब्द मात्र का होता है। यदि आपने शासक को अधिकार नहीं दिए हैं, यदि शासक को आपने तलवार नहीं दी है या शासक को आपने शासन करने के लिए संपूर्ण अधिकार नहीं दिए हैं, तो वो क्या है, एक नाम मात्र का समझौता रहेगा। क्योंकि व्यक्ति संघर्षशील रहेंगे, व्यक्ति वैसे ही संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि उनको रोकने के लिए या व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए आपको शासक को अधिकार सौंपने पड़ेंगे। यानी कि आपने अधिकार सौंप दिए तो आपने अपने हाथ काट के शासक को दे दिए। अब जो शासक करेगा वही फाइनल है या वही अंतिम होगा। तो आपने क्या किया, होब्स कहता है कि जब आप अधिकार दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने शासक को तलवार दे दी है, और बिना तलवार के शासक शासन नहीं कर सकता। और जब तक आप अपने अधिकार नहीं दोगे, अपने हाथ काट के शासक को नहीं दोगे, तब तक शासक आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि होब्स ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की है, क्योंकि उनके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि तलवार के अभाव में समझौता मात्र क्या है, शब्द रहता है, कि एक शब्द है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। उसकी अहमियत तभी होती है जब आप समझौते के माध्यम से उसको कुछ अधिकार देते हो, आप अपने सारे अधिकार ताकते हो और आप उसके लिए अपने सारे अधिकार दे देते हो, तभी वो समझौता सफल होने की संभावना होती है। चौथी जो विशेषता बतलाते हैं होब्स, वो कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता की स्थापना करते हैं।
किसकी स्थापना करते हैं? कानूनी संप्रभुता की स्थापना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शासक का आदेश ही कानून है, शासक का आदेश ही कानून है। हम जब संप्रभुता पढ़ेंगे, हॉब्स के बारे में भी पढ़ेंगे या उसके बाद अलग टॉपिक में पढ़ेंगे संप्रभुता, तो संप्रभुता जो होती है वो अलग अलग होती है। कि जो कानूनी संप्रभुता है वो एकल संप्रभुता का एक रूप है। एकल संप्रभुता में 3 प्रकार की संप्रभुताएं होती है, कानूनी संप्रभुताएं, लोकतांत्रिक संप्रभुताएं और एक और संप्रभुता होती है। 3 प्रकार की संप्रभुता होती है। तो उसमें कानूनी संप्रभुता क्या होती है? जब कार्यपालिका के हाथ में कानून बनाने का अधिकार हो तो वो क्या कहलाती है? कानूनी संप्रभुता। और यहाँ सारे अधिकार किसके पास आ रहे? राजा के पास आ रहे, शासक के पास आ रहे। तो कौन है वो? एक कार्यपालिका है और वही कानून बना रहा है। तो वो कौन सी संप्रभुता दे रहा है? कानूनी संप्रभुता की स्थापना कर रहा है। हॉब्स कहता है, क्या कहता है? शासक का आदेश ही कानून है। जो शासक ने आदेश दे दिया, जो शासक के मुंह से निकल गया, वही कानून है और आपको उसका पालन करना है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो। तो ये कौन सी संप्रभुता की स्थापना करते हैं? कानूनी संप्रभुता की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो विशेषता है, पांचवी जो विशेषता वो है कि आत्मरक्षा का अधिकार देता है। हॉब्स अपने सामाजिक समझौते में व्यक्तियों को कौन सा अधिकार देता है? आत्मरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप क्रांति कर सकते हो। आत्मरक्षा का मतलब है कि आप अपने जीवन को बचा सकते हो, और जीवन को बचाने के लिए भी आप क्या क्रांति नहीं कर सकते, आप जीवन को बचाने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? आप वहाँ से भाग सकते हो। समझौते से आपको अलग होना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने आत्मरक्षा कर सकते हो। और आत्मरक्षा भी आप क्रांति नहीं कर सकते हो। आत्मरक्षा के लिए आप क्रांति नहीं कर सकते हो। आत्मरक्षा के लिए आपको क्या करना है? भागना है। सिर्फ आपको भागने का अधिकार मिलता है कि आप उस राज्य को छोड़ सकते हो, ये आपको अधिकार मिलता है। आप वहाँ क्रांति करके उस राज्य का जो समझौता है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। आप शासक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं कर सकते हो। आपको यदि वहाँ से अपना जीवन बचाना है, आपको जीवित रहना है, तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ भाग सकते हो। इतना अधिकार हॉब्स देता है, यानी कि आपको क्रांति का अधिकार वहाँ प्रदान नहीं करता। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हॉब्स अधिकार भी देता है, व्यक्ति की अहमियत भी समझता है, लेकिन निरंकुश राजतंत्र की स्थापना भी करता है, क्योंकि आप क्रांति वहाँ नहीं कर सकते हो। आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? सिर्फ भाग सकते हो उस राज्य से। जो छठी विशेषता है वो है कि हॉब्स निरंकुश तंत्र की भी स्थापना करता है और व्यक्तिवाद की भी स्थापना करता है। क्योंकि हमने देखा है कि हॉब्स ने शासक को सारे अधिकार भी सौंप दिए, ठीक है। और व्यक्तिवाद की स्थापना कैसे कर रहा है? कि वो आपको अधिकार प्रदान कर रहा है कि आप अपने जीवन को बचा सकते हो, आप वहाँ से भाग सकते हो, तो आपको अधिकार दे रहा है। तो हॉब्स एक साथ दोनों स्थापना करता है, निरंकुश तंत्र की भी स्थापना करता है और व्यक्तिवाद की भी स्थापना करता है। अब जो हॉब्स के जो सामाजिक समझौता है, इसकी आलोचना भी होती है। कुछ व्यक्ति इनकी आलोचना करते हैं। उनमें क्या है कि जो आज के संदर्भ में हम आलोचना की बात करते हैं, तो आज के संदर्भ में जो सामाजिक समझौते से संबंधित जो विचार हैं, इनके पक्षधर लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो राज्य की स्थापना हुई है वो कैसे हुई है? ऐतिहासिक विकास के माध्यम से हुई है, कि राज्य एक विकास की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर राज्य का निर्माण हुआ। पहले व्यक्ति एकत्रित हुए, व्यक्ति से आपके समाज बना, समाज से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति से एक कबीला बना, कबीला से गांव बना, गांव से फिर आपके प्रांत बने, प्रांत से आपका देश बना। तो जो विकास है वो ऐतिहासिक विकास के माध्यम से समाज की स्थापना हुई है। जबकि हॉब्स जो बताते हैं सामाजिक समझौते के माध्यम से बताते हैं। तो आज जो प्रतिपादित है मुख्य विचार क्या है? ऐतिहासिक विकास के माध्यम से सामाजिक समझौते की स्थापना हुई है।